भारत मीडिया के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। ये कहना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का। तो आज का हमारा डिस्कशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे है, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सी संस्था से निकालती है और क्या पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स को निकालने के। साथ में वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें भारत की क्या स्थिति बन रही है और क्या रिपोर्ट भारत के संदर्भ में स्पेशली बोलती है। डिस्कशन की शुरुआत हम करते हैं इस साल के कुछ डेटा को लेकर। वर्ल्ड इंडेक्स ये बोलता है कि 2022 में भारत की जो स्थिति है उसमें गिरावट आई है। दुनिया के 180 देशों में से हमारा स्थान 150 हो गया है और पिछले साल की तुलना में हमारी पोजीशन में गिरावट है लगभग 8 प्लेसेस की। ये रिपोर्ट निकालती है आपकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी करती है। इस बार की रिपोर्ट में एक और चीज़ है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्पेशली आपके नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन देशों में प्रेस फ्रीडम काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और ये देश हर साल की तरह लगातार अपने शुरुआती स्थान पे बने हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि आरएसएफ है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो संस्था है आरएसएफ एक एनजीओ है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये जो एनजीओ है इसको यूएन ने कंसल्टेटिव स्टेटस भी दे रखा है और ये लगातार यूएन को फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कंसल्ट करती है। इस संस्था का ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया के 180 देशों में प्रतिवर्ष जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया है, वो किस प्रकार की फ्रीडम को एंजॉय कर रही है, उनमें क्या बदलाव आया है, इसका आकलन करना। इस रिपोर्ट में प्रेस फ्रीडम को डिफाइन भी किया जाता है और आरएसएफ ने प्रेस फ्रीडम की डेफिनेशन इस प्रकार दे रखी है कि एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी एबिलिटी जर्नलिस्टों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्राप्त हो कि वो किसी भी सूचना को सिलेक्ट कर सके, उसको एक न्यूज़ को प्रोड्यूस कर सकें और लोगों के बीच में ले आ सके जनहित के दृष्टिकोण से। और इसमें वो इंडिपेंडेंट होंगे इस दौरान, किसी प्रकार के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इंटरफेरेंस से कोई भी इनको बाधा नहीं होगी और बिना किसी भय के वो काम कर पाएंगे फिजिकल एंड मेंटल सेफ्टी को बनाए रखते हुए। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो प्रेस फ्रीडम की आपको पता होनी चाहिए, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर लगातार यूज करती है। आगे हम बढ़ते हैं, मैथोलॉजी की बात करते हैं कि मेथड क्या है। मेथड में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि स्कोर जो रेंजिंग होता है वो 0 से 100 के बीच में रखा जाता है और ये जो 0 से 100 के बीच में है, इसमें ये कि जो बेहतर कंट्रीज होंगे वो लगभग 100 के पास उनके मार्क्स होंगे, वो सभी आपके जो इंडिकेटर्स हैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे और जो 0 करीब जाएंगे, जिनके नंबर कम होते जाएंगे, वो कमजोर देशों की तरफ दिखाई देंगे। स्कोरिंग के लिए दो कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में ये दिखाता है कि किसी एक वर्ष में पत्रकारों के ऊपर, मीडिया समूह के ऊपर कितने सारे केसेस या कितने सारे मामले आए हैं, कार्रवाइयाँ की गई हैं, उन्हें न्यूज़ छापने से रोका गया है, ठीक, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया है, क्या क्या उनके ऊपर कदम उठाए गए वो दिखाता है। और क्वालिटेटिव में हम ये देखते हैं कि ये क्वालिटेटिव को जो आकलन किया जाता है बेसिकली, इसमें ये जो एनजीओ है ये दुनिया भर के देशों के जर्नलिस्टों से, या हम स्पेशली कहें कि जो प्रेस फ्रीडम एक्टिविस्ट हैं, प्रेस फ्रीडम एक्टिविस्ट कौन कौन होते हैं, 3 लोगों को माना गया है। एक जर्नलिस्टों को, पत्रकारों को, दूसरा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं उनको भी माना गया है और तीसरा जो कि रिसर्च कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए काम की स्थिति कैसी है, क्या वो कोई न्यूज़ इजिली गैदर कर पा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो उनको मिल पा रही है। इस प्रकार का एक क्वेश्चनर ये जारी करती है आरएसएफ, उनसे जानकारी पूछती है, उनसे उनके फीडबैक लेती है और उसके आधार पे क्वालिटेटिव जो है आकलन किया जाता है। एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो ही आकलन है। अब आते हैं कि कंट्रीज को अलर्ट करने का जो 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स वो कौन कौन से हैं। पहला है पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट मतलब ये होता है कि जो वहाँ की सरकार है किसी देश की, वो मीडिया के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठा के चल रही है। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि मीडिया को दबाव में लेके अपने अंदूक जानकारियां या अपने अंदूक सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रही है। दूसरा, उस देश का लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है, क्या वो लीगल फ्रेमवर्क प्रेस मीडिया की
फ्रीडम, आज़ादी को बढ़ावा देता है, कि प्रेस फ्रीडम की आज़ादी को कई प्रकार के आधार पे कि मानहानि, डिफेमेशन केस, नेशनल सिक्योरिटी आदि के आधार पर रोकने का प्रयास करता है। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि जो मीडिया है उसका खुद का जो आर्थिक एक्सपेंडिचर खर्चा है, उनके जो व्यय हैं, उनकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है? क्या वो सरकारी एड पे निर्भर तो नहीं है? और इस सरकारी एड पे निर्भर होंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी जो सूचना देने का तरीका होगा वो सरकार के पक्ष में होगा, और ये तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाएगी। लास्ट में सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट से कहता है कि किसी भी देश के अंदर जो तमाम वर्ग हैं, समुदाय हैं, कोई एथनिक ग्रुप है, तो क्या उनका रिप्रेजेंटेशन मीडिया में है? क्या वो मीडिया में उनकी दखल है? क्या वो मीडिया में उनका भी अधिकार है उन मीडिया पर? ऐसा तो नहीं कि कुछ संपन्न वर्चस्वशाली लोग ही पूरे देश की मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और लास्ट में सेफ्टी क्या है? इस प्रकार से ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेटर्स हैं, इनके आधार पे हर एक कंट्री को 0 से 100 के बीच में इवेल्यूएट किया जाता है। और फाइनली जो ये जो किया जाता है हर एक पैरामीटर से उसको बोलते हैं सब्सिडी स्कोर, और जब ये कंप्लीट होता है तो बनता है ग्लोबल स्कोर कंट्री का क्या है। भारत का जो ग्लोबल स्कोर है वो है 2021 में हमारा था जो है वो है 41, और 2021 में जो था 53.4। तो हमारा स्कोर जो मैंने कहा था स्कोर गिर रहा था। या सीधी बात है कि आपको ये देखना है 2 चीजें, स्कोर और रैंक। यदि किसी देश का स्कोर कम है तो उसकी जो रैंक है वो ज्यादा होगी, अर्थात वो अधिक से अधिक वो 180 के करीब जाना शुरू कर देगा। और किसी देश का स्कोर यदि ज्यादा है तो रैंक उसकी लो रहेगी और वो अधिक से अधिक टैंक 1 की तरफ आना शुरू कर देगा। जैसे ये जो फॉर्मूला है लागू होता है आपका उन देशों पे जो कि नॉर्डिक कंट्रीज है, और ये जो फॉर्मूला लागू होता है ये उन देशों पे जहां पे प्रेस फ्रीडम कमजोर है, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा। तो ये आपको रिलेशंस याद रहने चाहिए कि किस तरह से ये निकाला जाता है। अब आते हैं कि रिपोर्ट्स की इस बार की फाइंडिंग्स क्या हैं दुनिया भर में लेकर। रिपोर्ट्स कहती है कि पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा है। जिस प्रकार सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का तेजी से बहाव आया है, देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में मीडिया का पोलराइजेशन तेजी से बढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि इस साल की रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को लेकर क्या बोलती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्लोबल ट्रेंड देखा गया है। वो देखा गया है कि जहां दुनिया भर के अंदर इंफॉर्मेशन चाउस मतलब सूचनाओं का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसका परिणाम यह है कि सूचनाओं के परिणाम स्वरूप लोगों के अंदर और देशों के बीच ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ देशों ने पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, स्पेशली मोल्डोवा और बुल्गारिया। इनमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है। इसका कारण है कि इन देशों के अंदर सरकारें बदली हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि 28 देश ऐसे हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, जो कि वेरी बैड कैटेगरी में आ चुके हैं, स्पेशली रशिया, बेलारूस आदि। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 देश वर्स्ट कंट्रीज माने गए हैं प्रेस फ्रीडम के दृष्टिकोण से, जिनमें एक है म्यांमार, दूसरा है चाइना, और इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इरिट्रिया और नॉर्थ कोरिया। हमें पता है कि म्यांमार के अंदर तख्तापलट चल रहा है और वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हटाकर वहाँ की सेना इस समय सत्ता में है। लगभग नॉर्थ कोरिया के अंदर भी तानाशाही की स्थिति काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। चाइना भी एक क्लोज कंट्री है, सूचनाएं आमतौर पे चाइना से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये इन देशों के निम्न परफॉर्मेंस कारण यही सब कारण माने गए हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि इंडिया की स्थिति क्या है। रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट के ऊपर वायलेंस के मामले बढ़े हैं और मीडिया के ऊपर बड़े बिजनेस समूह आदि का ओनरशिप बढ़ी है। मीडिया काफ़ी हद तक डिपेंड करता है बिजनेस हाउसेस पे ऐड आदि के लिए और सरकारों पे भी। तो इस कारण से मीडिया काफ़ी कंट्रोल इंडिया में हुआ है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द मीडिया, ये भारत को इस बार की रिपोर्ट में डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट में हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया के फ्रेमवर्क जो हैं उसमें इंडिया की पोजीशन क्या बनती है। पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में 2015 के बाद से मीडिया और सरकार के बीच तनाव की स्थिति देखी गई है, और कुछ एक समूह ऐसे हैं जो सरकार के फेवर में हैं और बाकी जो अगेंस्ट हैं उनके साथ सरकार का सहयोग उतना बेहतर नहीं है।
रिपोर्ट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बोलती है कि इंडिया में जो लीगल फ्रेमवर्क है वो प्रोटेक्टिव नेचर का है। इसमें आमतौर पे कोशिश की गई है कि डिफेमेशन, राजद्रोह, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नेशनल सिक्योरिटी, इन सबको आधार बना के हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्टों को सरकारें रोकने का प्रयास कर रही हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क भी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर। लास्ट है इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट। मैंने पहले ही कहा था कि भारत में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कॉलेज विद द फीट ऑफ क्ले, एक ऐसा बादशाह जिसके दोनों पैर मिट्टी के हैं। मतलब मीडिया कमजोर है, उतनी मजबूत नहीं है। और इसके पीछे कहने का कारण ये है कि भारतीय मीडिया काफ़ी हद तक अपने ऑपरेशन के लिए, अपने चलने के लिए सरकारी एड आदि पर निर्भर करती है। और जब वो सरकार से एड लेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके द्वारा सरकार के प्रति जो आलोचना का रुख होगा वो उतना मुखर, उतना बेहतर नहीं होगा। काफ़ी सॉफ्ट लैंग्वेज में सरकार के साथ या फिर कॉर्पोरेट सहयोगात्मक दृष्टिकोण उनका रहेगा। लास्ट में सोशल कल्चर इंडिकेटर को लिया गया है। सोशल कल्चर इंडिकेटर ये कहता है कि भारत में अभी भी जो डाइवर्सिटी है सोसाइटी की वो कंप्लीटली मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी हद तक कुछ एक वर्गों के द्वारा, अपर कास्ट या कुछ एक समुदाय के द्वारा, धर्म के द्वारा ही कंट्रोल किया रहा है और बाकी लोग मीडिया से बाहर हैं। तो ये कुछ इस साल की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का एनालिसिस है। आई होप कि इससे आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत फायदा होगा और इससे आपके इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।